हेलो स्टूडेंट्स। कल जो हमने लेक्चर किया था, जो हमने कैपेसिटेंस निकाला था टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसमें कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम रही कि वीडियो सही नहीं बनी है, उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम्स आ गई हो। तो आज हम उस वीडियो को दोबारा से उस लेक्चर आपको दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। हम कैपेसिटेंस निकालेंगे बच्चों, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस किसका निकालेंगे बच्चों? हमें निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ये हमने पिछले वाले लेक्चर में कर लिया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, आज हम उसका कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला आपको कर दिया है Q डिवाइड बाय V। Q is the electric charge and V is the electric potential. Q is the electric charge and V is the electric potential and C is the capacitance. ठीक है बच्चों, कैपेसिटर का कोई भी टॉपिक, यानी कैपेसिटर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है, उसको हम अगर डेरिवेशन करेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है C is equal to Q divided by V। ये फॉर्मूला आपको बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए, तो आपको चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू और आपको चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम टू पैरेलल प्लेट लेते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास टू पैरेलल प्लेट है, एक को मैंने इलेक्ट्रिकली चार्ज दिया, जैसे मैंने इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज दिया कौन सा, पॉजिटिव, तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और इस पोलराइजेशन की वजह से दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, बट वो हम न्यूट्रलाइज कर देंगे किससे कनेक्ट करके, H से। अब ऐसा कुछ क्यों करते हैं, H से कनेक्ट क्यों करते हैं, दो प्लेट ही क्यों ली, एक प्लेट क्यों नहीं ली, तो ये सब हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उस वीडियो में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, इसके लिए आपको जो प्लेट होती है, उस प्लेट में क्या क्या होता है, जब हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था तो उससे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसकी वजह से, एक प्लेट की वजह से। तो वो आज हम देख रहे हैं कि प्लेट में क्या क्या होता है। जैसे एक होता है बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होती है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसको मैं क्या मान लेता हूं, जो होती है वही मानना पड़ेगा, सिग्मा। क्या मान लेते हैं, सिग्मा। जबकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या मानते हैं, मैं रो मानते हैं। ठीक है, और आपको याद होना चाहिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या मानना है। ठीक, अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो आपका यहाँ पे हमें एक कांसेप्ट ध्यान होना चाहिए कि चार्ज करंट एरिया होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज करंट एरिया। तो हम कंसीडर कर लेते हैं जो जो रिक्वायरमेंट है, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट दैट इज ए। एरिया ऑफ प्लेट कितना मान लेते हैं, ए। चार्ज ऑन प्लेट, मैं सिंपल लिख रहा हूं चार्ज, वैसे होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या बोलोगे आप इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज ऑन प्लेट कितना मान लेते हैं, के। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देन सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में यही किया था हमने, याद आया कुछ, चार्ज पर यूनिट एरिया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर एरिया चार्ज डेंसिटी होती है। मैं क्या कह रहा था, मुझे Q की वैल्यू चाहिए, कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q की वैल्यू चाहिए, V की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां से Q की वैल्यू निकाल देता हूं। इस इक्वेशन से अगर Q की वैल्यू निकालोगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इनटू A। एक काम हो गया जी हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, जब आपके पास दो प्लेट है और इन पे चार्ज है फिक्स, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, इनके बीच में एक डिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पोटेंशियल फील्ड होगा बच्चों, वो V मान लेंगे, और जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना मानेंगे, E मानेंगे। ठीक है, तो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट की रिलेशन, पोटेंशियल ग्रेडियंट के टॉपिक से एक हम रिलेशन निकाल सकते हैं, और वैसे ही मैंने फॉर्मूले से भी रिलेशन बनाई है, क्या, V इक्वल टू E इनटू R। इसको थोड़ा सा बता देता हूं ये कैसे बनी, अगर मैं आपको थोड़ा सा पोटेंशियल ग्रेडियंट पे भी नहीं जाएगा। V का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइड बाय R, जबकि E का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि जो आपके पास E को R से मल्टीप्लाई कर दें, E को R से मल्टीप्लाई कर दें, या मैं कहूं इस अबो इक्वेशन को दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, R से मल्टीप्लाई कर देता हूं।
इधर भी r से मल्टीप्लाई किया, इधर भी r से मल्टीप्लाई किया, r से r क्या हो गया कैंसिल, e into r क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन q डिवाइड बाय r। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन q डिवाइड बाय r को क्या लिख सकता हूं मैं v लिख सकता हूं, इसलिए बच्चों ये रिलेशन यूज करूंगा v = a। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारी सेकंड रिलेशन है जो हमें यूज करनी है। आपको रिलेशन फिर बता दी गई है कि जो v होता है वो a into r के इक्वल क्यों। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं वैसे तो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो आपका v मान लेते हैं, जो कि v किसके इक्वल मान लेते हैं, दैट इज v = a into r। अब अगर आप q की वैल्यू और v की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करोगे तो थोड़ा सा सॉल्यूशन में दिक्कत है। मैं एक काम और करना चाहता हूं कि जो ये e की वैल्यू है वो मैं सिग्मा की टर्म में निकाल लेता हूं। किसकी टर्म में निकाल लेता हूं, चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा की टर्म। क्यों है वो अगर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, तो क्यों ना मैं v को भी चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लेके आऊं। मतलब जब गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कर रहे थे हमने दो पैरेलल प्लेट ली थी और टू पैरेलल प्लेट लेकर हमने एक बार इस पे लाइट चार्ज लिया था, इस पे भी पॉजिटिव इस पे पॉजिटिव, फिर हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। एक बार कहां निकाला था, लेफ्ट साइड, एक बार क्या निकाला था विदिन, और एक बार क्या निकाला था राइट साइड। ठीक वैसे ही हमने क्या किया कि दो आपके पास प्लेट थी और वो आपके अपोजिट चार्ज थी, चार्ज डेंसिटी सेम थी, तब जो विदिन जो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों, बट मैं अगर दो चार्ज प्लेट की वजह से दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो, दोनों पे चार्ज अपोजिट हो, तो जो विद इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो E = सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो E की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं v, तो क्या आ जाएगा v = सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। इक्वेशन कौन सी हो गई, ठीक लिखा है, एक बार चेक कर लो। E की वैल्यू पर v की फॉर्म में रखें, यहां इस इक्वेशन में रखें, तो v = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E के लिए हम रखें और r रखें। अब हम v नो दें, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, c = q डिवाइड बाय v। वैसे जानते जुनते कुछ भी नहीं है तो भी लिख देना, एग्जामिनर को नहीं पता कि जानते कि नहीं जानते। ठीक है, वो तो ये सोचेगा कि इनको पता ही होगा। ठीक है, तो आपको लिखना है we know that c = q डिवाइड बाय v। इक्वेशन नंबर होगी ये थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का यूज कर लें थर्ड के, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट करें तो देखिए क्या बनेगा, c = q की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इनटू e डिवाइड बाय v की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू d। अच्छा d यहां r है ना, तो मैं d मान लेता हूं। क्यों मान लेता हूं, d को क्या बताता हूं, देखिए यहां पे ध्यान सुनिए, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। r भी डिस्टेंस मान सकते हो पर r से थोड़ी सी फील नहीं आएगा, d से डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का जो पहला वर्ड होता है वो d होता है, इसलिए मैं d मानता हूं। ठीक है, और कुछ नहीं करना, आप r मान के भी कर सकते हैं। सिग्मा से सिग्मा क्या हो जाएगा कैंसिल, ये जो एप्सिलॉन नॉट नीचे को कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन b। ये कैपेसिटेंस है टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। और इस इक्वेशन से क्या क्लियर हो रहा है कि जो c है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीट का एरिया, एक छोटी सीट है एक बड़ी सीट है, अगर आप उस सीट या प्लेट का एरिया बढ़ा देते हो तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें चार्ज ज्यादा स्टोर हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस बढ़ा दें, डिस्टेंस क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। ठीक है बच्चों, आपको ये भी पता होगा ना, जो पीछे वाला लेक्चर जिन बच्चों ने ध्यान से देखा है कि ये जो आपके पास प्लेट है, ये जो आपके पास क्या है प्लेट है, इस सिंगल प्लेट को ही हमने कैपेसिटर क्यों नहीं बनाया, डबल प्लेट की रिक्वायरमेंट क्यों, तो हम इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते थे, नजदीक लेके आए तभी इनका कैपेसिटेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो वो तो आपको क्लियर हो रहा है कि डिस्टेंस को अगर बढ़ा देंगे, दूर ले जाएंगे इनको, तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, लाइक वो सिंगल प्लेट है क्यों होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट का वो डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन ज्योमेट्री, ओनली ऑन ज्योमेट्री।
इस पे डिपेंड करेगा बच्चों, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। ठीक है, आई बात समझ में, कर लोगे यहां तक। तो ये था हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एंड कैपेसिटी। अब क्या करते हैं बच्चों, पहले सिंगल प्लेट की कैपेसिटी कम होती थी तो हमने डबल बना दिया, डबल बनाने के बाद कैपेसिटेंस इसका बढ़ा दिया। अब हम सोच रहे हैं और भी बढ़ा दें। अब क्या सोच रहे हैं, इन्हीं टू पैरेलल प्लेट को जो कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का, वो और भी हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर दें बच्चों। तो देखिए कैसे इंक्रीज करेंगे हम, उसके लिए आपको एक टॉपिक करना है, वो टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या नाम है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये फॉर्मूला भी मैं यहाँ बोर्ड पे चिपका देता हूँ, कुछ देर तो नजर के सामने रहेगा तो याद रहेगा, है ना। C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये किसका कैपेसिटेंस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कहते हैं ना जो चीज नजरों के सामने रहती है ना, फिर वो आप जल्दी से भूल नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए आपके सामने बोर्ड पे फॉर्मूले हर बार रखता हूं ताकि कुछ ना कुछ याद हो जाए। ठीक है, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और एक होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, जिसको हम क्या कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, तो वो आपके पास पोलराइज हो जाएगा बट आयनाइज नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चों, आयनाइज नहीं होगा। ठीक है, आई बात ध्यान में। तो आपके पास मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, वो आपके पास उनको खींचता है, और जब उसमें फोर्स लगाता है ना, जैसे मान लो इसमें आपके एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी और है, प्रोटॉन भी है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव। अब मैंने इस मार्कर के एक साइड मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, एक तरफ मैंने नेगेटिव चार्ज प्लेट लगा दी, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव एक तरफ होगा, पॉजिटिव एक तरफ होगा। पर अगर ये मैं पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता जाऊं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज प्लेट के बीच में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और एक लिमिट ऐसे आ जाएगी जब ये क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। बट वो आयनाइज नहीं होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहलाता है, जो कि इंसुलेशन की फॉर्म में रहता है। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितने टाइप के होते हैं, तो बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक होता है पोलर मॉलिक्यूल से हम बना सकते हैं, और एक हम बना सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। किससे बना सकते हैं बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। ठीक, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। वैसे तो आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि +1 के अंदर के पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, उन मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है, जबकि नॉन पोलर में नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। बट मैं आपको एक और सिंपल तरीका बताता हूं इसका याद करने की। क्या होता है कि जब सेंटर है पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। सॉरी, पोलर में नहीं होने चाहिए, है ना, पोलर की बात कर रहा हूं मैं पहले, तो नहीं होनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपके एक पॉइंट पे नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, जबकि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, जो सेंटर होगा पॉजिटिव चार्ज का और आपके पास सेंटर होगा किसका, नेगेटिव चार्ज का। सेंटर किसका होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, वो एक ही जगह होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं, H2O वाटर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। ये कैसा होता है, पोलर, NH3 होता है। और नॉन पोलर की बात करें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कौन सा होता है, मीथेन। वो सारे एग्जांपल्स आप केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें H2O वाटर के केस में, तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बच्चों, और स्ट्रक्चर होता है इसका बेंड से। कैसा होता है, बेंड से। अगर बेंड शेप का बनाऊं मैं तो कैसा बनेगा, ऑक्सीजन यहां लोन पे और यहां लोन पे, और यहां एक हाइड्रोजन होगा, यहां एक हाइड्रोजन। साइज छोटा है ऑक्सीजन का, पता होगा आपको, केमिस्ट्री की डिटेल अगर पता है तो। और ऑक्सीजन का साइज छोटा है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, ज्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये भी पता है वैसे तो, फिर बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने
करने की पावर क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इस पे चार्ज आ गया स्लाइटली नेगेटिव, इस पे आ गया स्लाइटली पॉजिटिव। पूरी तरह से नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं हुआ? ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता, जैसे NaCl के अंदर होता है, एंड सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपके पास कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव दिखा सकते हैं। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन ऑप्शन के बीच जो बॉन्ड है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। सेंटर निकालना था, इस मार्कर का सेंटर कहां पे होगा? एक एंड ये, एक एंड ये, तो सेंटर कहां होगा? बिल्कुल बीच में। तो एक पॉजिटिव यहां है, एक पॉजिटिव यहां है, तो सेंटर कहां होगा पॉजिटिव का? यहां। नेगेटिव दोनों एक ही पॉइंट पे है, ऑप्शन पे है, मैंने भले दूर-दूर दिए हैं, तो नेगेटिव का सेंटर यहां। क्या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो क्या एक ही पॉइंट पे है? नहीं है। ये कौन सा होगा आपके पास है? पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल होगा? पोलर। अब नॉन पोलर की बात करें तो CO2 की शेप कैसी होती है बच्चों? CO2 की शेप होती है लीनियर। ऐसी शेप होती है लीनियर। अगर ये लीनियर शेप होती है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का सेंटर तो यही है, पॉजिटिव का सेंटर तो यही है। नेगेटिव एक यहां, एक है, ठीक मार्केट जैसी वाली कहानी बन गई बच्चों। एक नेगेटिव यहां, एक नेगेटिव यहां, कहां पे होगा सेंटर नेगेटिव का? बिल्कुल बीच में। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एक उनका सेंटर एक ही जगह आ रहा है? डेफिनेटली आपका आंसर होगा एक जगह आ रहा है। इसका मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। यानी जब ये पोलर मॉलिक्यूल है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलग-अलग रहते हैं। सिंबल बनाऊं तो ऐसे लिख दूं मैं नेगेटिव, ये लिख दूं पॉजिटिव, ये आपका पोलर है। जबकि ऐसे लिख दूं पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह, तो आपके पास कैसा है? नॉन पोलर है। ठीक। अब आपके क्या करते हैं, इन मीडियम को अगर हम टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दें, कहां रख दें बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दें, तब क्या होता है उसको भी हम जान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, मैं आपको आगे बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, अभी बताते हैं। ठीक है। देखिए, ये आपका पैरेलल प्लेट, इसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ध्यान से सुनना इसको। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और एक प्लेट पे कौन सा होगा? नेगेटिव। एक को किससे कनेक्ट करेंगे बच्चों? एर्थ से भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है। और एक पे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं। ठीक है। अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव को नेगेटिव ये डायरेक्शन है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं नोट या फिर ओ बोल दूंगा। नोट भी बोल सकता हूँ दोस्तों। क्यों लगाया मैंने, क्यों बनाया सिंबल? ई का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ का मतलब ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होती है बच्चों? ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ध्यान से सुनना, मैंने वर्ड बोला नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर मैं प्लेस कर दूं यहां पे, ठीक है, जब इसमें चार्ज नहीं होगा तब ये आपके पास ऐसा होगा। जैसे इसको बीच में रखा तो आपके पास क्या होगा बच्चों? ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। नेगेटिव पॉजिटिव के सेंटर अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, उनके बीच में डिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाएगी, और उनके बीच में डिस्टेंस आएगी तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इसको आप बोल सकते हो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल सकते हो बच्चों? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक। अगर इस प्रकार से अगर ये पूरी तरह से भरा हुआ है तो मैं कुछ ऐसा आपके पास डायग्राम बना सकता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हम दिखा पाएंगे कि यहाँ पे हमने जो मीडियम रख रखा है वो हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा था, और यहाँ पे पोलराइज हो गया क्योंकि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ वो है हमारे पास EI से डिनोट कर देता हूं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, वो मुझे बताइए। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी है, ओरिजिनल इस डायरेक्शन में है, इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में है, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक क्वांटिटी को एक डायरेक्शन में अगर प्लस लेंगे तो उसी क्वांटिटी को डिफरेंट डायरेक्शन से उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या लेंगे बच्चों में? माइनस। तो मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? ओरिजिनल में से इंड्यूस्ड वाला क्या कर दूंगा? माइनस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पता होगा ना कि नेट करना दोनों का सम करते हैं, बट डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से एक को प्लस तो एक को माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस।
तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का भी मैंने यूज किया, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो कुछ ना कुछ कम हो गया, यानी आपको बोलेंगे इसको रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक। इससे क्या फर्क पड़ा बच्चों, इस फॉर्मूले पे आइए, पहले इस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। नेट ई क्या हो गया मेरे पास, डिक्रीज हो गया। नेट ई क्या हो गया मेरे पास, डिक्रीज। अगर मेरे पास ई डिक्रीज हो गया तो मेरा वी भी डिक्रीज हो गया, ई डिक्रीज हो गया तो वी भी क्या हो गया मेरे पास, डिक्रीज हो गया। ई यहाँ पे देखें, वी और ई के डायरेक्टली है, अगर ई की वैल्यू घटेगी तो वी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, घटकर आ जाएगी। अब आपके पास क्या है, इस फॉर्मूले में देखिए, अगर मेरा V डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब C क्या हो जाएगा आपके पास है, इंक्रीज। C बोले तो कैपेसिटेंस, C बोले तो क्या, कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, E कम होने से V कम हुआ और V कम होने से C इंक्रीज हो गया। और यही तो मैं चाहता था कि मेरा C क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ये तो मैं चाह रहा था कि इसका कैपेसिटेंस मैं क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं। अब ये बात तो समझ में आ गई कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज, पहले कितना था, अब कितना इंक्रीज हो गया, वो हम नेक्स्ट पीरियड के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ी गर्मी ज्यादा है तो आप इतना ही करेंगे। थैंक यू बच्चों।